गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट सर। ठीक है जी। तो फरवरी का सर करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे ना। आई थिंक 21 क्वेश्चन हमारे हो गए थे लास्ट क्लास तक, क्योंकि अभी दो लेक्चर हुए हैं फरवरी के। तो इसी में सर आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले कुछ पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कितना याद है। ये क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में पढ़ा था। रिसेंटली द इंडियन मिलिट्री कंडक्टेड इट्स एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार प्रहार इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। त्रिशक्ति प्रहार, हाँ जी सर, ये तो पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। तो बता सकते हैं इसका आंसर? वेस्ट बंगाल, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है सर आपका? वेस्ट बंगाल, ठीक है सर। एक नमस्ते स्कीम के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। बताइए सर, नमस्ते स्कीम से रिलेटेड। रिसेंटली इन द यूनियन बजट 2023 से 24, 100 crores has been allocated for the Namaste scheme. It is related to which of the following? मैंग्रोव से रिलेटेड था, मैनुअल स्कैवेंजिंग से था, सीनियर सिटीजन, विमेन। हाँ जी, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड ये आपका स्कीम है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 24 था। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम किसने डेवलप करा? DRDO ने डेवलप करा, ठीक है। ऑल राइट सर। गुड इवनिंग सुकन्या जी। ठीक है, तो यहाँ पर सर 21 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे लास्ट क्लास में। तो आज का सर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली हैज बीन नेम्ड एज अ कंट्री पार्टनर फॉर बायो एशिया 2023? Which of the following countries has been named as a country partner for BioAsia 2023 Hyderabad? फ्रांस, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। बताइए सर। Which of the following countries has been named as the country partner for BioAsia 2023? ओके, डी सी बी मिक्स आंसर आ रहे हैं। तो पहले तो ये समझें कि बायो एशिया है क्या। तो यूके को चुना गया है इस बार, मतलब ये बायो एशिया एक समिट है, ठीक है, एक फोरम है। इसमें अभी रिसेंटली यूके ने भी इसको ज्वाइन किया है। तो बायो एशिया में हम लोग बात क्या करते हैं? हम लोग बायोटेक इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो बायोटेक इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इस कॉन्फ्रेंस का, इस फोरम का पार्ट होते हैं, ठीक है। बायो एशिया, बायो एशिया में बात किसकी होती है? बायोटेक चीजों की होती है। बायोटेक का मतलब क्या होता है सर? बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एमआरआई मशीन बनाई, ठीक है, एक्सरे मशीन बनाई, या फिर ब्लड को टेस्ट करने के लिए मशीन बनाई, तो इसमें आपका बायोलॉजी भी यूज हो रही है और टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। तो इनको कहते हैं बायोटेक इंडस्ट्री। तो बायोटेक इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन के लिए बायो एशिया फोरम बनाया गया है, जिसको अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन करा है? रिसेंटली इसको यूके ने ज्वाइन किया है, ठीक है।
तो अभी इसका बायो एशिया का समिट हो रहा है 2023 का हैदराबाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। रिसेंटली इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द स्लॉथ बियर्स विल बी रीलोकेटेड इन द सरिस्का टाइगर रिजर्व। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? स्लॉथ बियर्स आपका फिर से रीलोकेट करे जाएंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व में। तो सवाल यह है सरिस्का टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? तो जो लोग नेशनल पार्क की क्लास करे थे पहले, कुछ टाइम पहले, तो उन्हें याद होगा सरिस्का नेशनल पार्क मैंने बताया था। तो अगर सरिस्का नेशनल पार्क जहां पर है वहीं पर सरिस्का टाइगर रिजर्व होगा। बताइए सर सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान। ओके। तो जितने अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो देखो पढ़े हुए हैं, वो खट से आंसर दे रहे हैं राजस्थान, है ना। नए लोग फिर भी इधर उधर कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप भी सीख जाओगे। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व हुआ, सरिस्का नेशनल पार्क हुआ, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। तो स्लॉथ बियर के बारे में बात कर लेते हैं। स्लॉथ बियर कैसे होते हैं? ऐसे दिखते हैं सर, ठीक है। ये क्या है? स्लॉथ बियर है। ये जनरली किन रीजन से पाए जाते हैं? जैसे श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, है ना। इन एरियाज में आपको ये स्लॉथ बियर देखने को मिलेंगे। ये मतलब पहाड़ी इलाकों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। जो भी लो लैंड प्लेन एरियाज होते हैं जनरली वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका टर्माइट सांड ये सब खा खा के ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनको शहद बहुत पसंद होता है, शहद के बहुत ये चींटा होते हैं, तो इसीलिए इनको हनी बियर भी कहा जाता है। हाइबरनेट नहीं करते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है मेलुरुस उर्सिनुस, ठीक है। आईयूसीएन के हिसाब से इनकी स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। मतलब अभी ये इंडेंजर्ड नहीं है, ये इंडेंजर्ड हो सकते हैं, इसीलिए आईयूसीएन के हिसाब से किस कैटेगरी में है सर? वल्नरेबल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी रिगार्डिंग स्लॉथ बियर। तो कभी किसी पहाड़ी इलाके में स्लॉथ बियर दिखा दे तो समझ जाना ऑप्शन गलत है, ठीक है। स्लॉथ बियर जनरली कहाँ पाए जाते हैं? आपके लो लैंड एरियाज में, जैसे श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, भूटान हो गया और आपका नेपाल हो गया, ठीक है। आई वॉज देयर बट नहीं पता। नीमी जी ऐसे कैसे? आप सरिस्का टाइगर रिजर्व गए हैं तो इतना तो पता होगा ना किसी स्टेट में। इट्स वेरी शॉकिंग, ठीक है। चलो सर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। Recently, who amongst the following has been awarded the FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड? तो जो इंटरनेशनल हॉकी का फेडरेशन है उसका प्रेसिडेंट्स अवार्ड किसको दिया गया है? अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था उड़ीसा में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था। 2023 का हॉकी मेंस वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। तो उसमें FIH का प्रेसिडेंट्स अवार्ड उसे दिया जाता है जिसने उस इवेंट के लिए जी तोड़ मेहनत की हो, है ना। तो बहुत रिमार्केबल जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो उड़ीसा, एक नहीं एक तुक्का तो हाँ सर लगता है कि हाँ, कि उड़ीसा में ये ऑर्गेनाइज हुआ। तो उड़ीसा में ऑर्गेनाइज कराने वाले कौन होंगे? उड़ीसा के सीएम होंगे। उनके क्या कहते हैं सारा निगरानी में काम हुआ, तो उड़ीसा के सीएम को मिलना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए नवीन पटनायक। हाँ सर एक लॉजिक तो ये कहता है, बाकी लोग बताएं। सुकन्या जी को इस लॉजिक पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए नवीन पटनायक तो आंसर उन्होंने नहीं लगाया, ठीक है। चलिए बाकी लोग बताइए सर क्या लग रहा है? कुछ तो लग ही रहा होगा ना सर। नहीं लग रहा है तो अक्कड़ बक्कड़ करके भी लगा सकते हैं ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके भी तुक्का लगा सकते हैं। अच्छा रणथंभौर गए थे आप? चलो कोई नहीं, रिवाइज हो गया होगा। आज जाके फिर से फोटो देख लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके सर। तो इसमें तो प्रेसिडेंट्स अवार्ड सर किसको दें, किसको दें सर? नवीन पटनायक को ही दे देते हैं। नहीं सर नवीन पटनायक नहीं,
सुकन्या जी का आंसर सही है, वी के पांडियन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज वी के पांडियन को ये प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। तो अभी देखो वी के पांड्यम है कौन, देखो एफआईएच के प्रेसिडेंट कौन है, एफआईएच के प्रेसिडेंट है मिस्टर तैयब इकराम। उन्होंने ये अवार्ड किसको दिया, वी के पांड्यन। वी के पांड्यन कौन है, जो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, उनके सेक्रेटरी हैं। देखो भले ही अंडर द गाइडेंस ऑफ सीएम हो, बट काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। तो जो उड़ीसा सीएम के सेक्रेटरी हैं वी के पांड्यन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है सर, उनको ये अवार्ड दिया गया है, प्रेसिडेंट्स अवार्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एफआईएच प्रेसिडेंट्स अवार्ड। ठीक है, चलो जी, चलो जी। तो ए वाले सब, चलो कोई बात नहीं, ए वालों की कोई गलती नहीं है, लॉजिक के हिसाब से नवीन पटनायक हो सकता था, आपने अच्छा लॉजिक लगाया। लेकिन कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं, कुछ में कुछ कर नहीं सकते, बस याद ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड by the government of India under the गोबर धन स्कीम to reduce the use of chemical fertilizers। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि सर ये गोबर धन स्कीम क्या है। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत है ना, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करने के लिए एक नई स्कीम सरकार ने अनाउंस की है। इसी स्कीम के अंडर एक और नई स्कीम सरकार ने अनाउंस की है, तो उस स्कीम का नाम बताइए। अगर बहक गए थे तो ये वाला करिए, और इसमें नहीं बहकिएगा ना। पीएम विकास, पीएम प्रणाम, पीएम नमस्ते, पीएम स्वराज। देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, तो नमस्ते वाली तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि नमस्ते वाली हमने देखा था किसके रिलेटेड है, मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है ना। तो थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे तो एक ऑप्शन आपका कम हो गया। अब ए, बी या डी में से देखना है क्या हो सकता है। अब पहले सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% थी, अब सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी, 33%। तो पीएम विकास, पीएम प्रणाम या पीएम स्वराज, बताइए सर। ए की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, खैर। पीएम विकास तो नहीं है सर, इट इज पीएम प्रणाम। प्रणाम बोले तो प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, प्रणाम की फुल फॉर्म याद नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो सर देखेंगे गोवर्धन स्कीम क्या है। तो जब भी कोई स्कीम देखो तो उससे दो चीजें आप पकड़ो, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टारगेट किसको कर रहा है, और दूसरा इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। ठीक है, कभी भी कोई स्कीम पढ़ो तो ये चीजों पे फोकस करो, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आ रही है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो गोवर्धन स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है। ठीक है, तो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है उसी के पार्ट के तौर पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और गोवर्धन नाम क्यों है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही ऐसी है, गोबर का मतलब गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सर गांव को क्लीन रखना है ना। इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो आपको ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया बनाना है ना, और दूसरा जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है विलेजेस में उसको मैनेज करना। आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा के उस वेस्ट को किस में बदल सकते हो, एनर्जी में बदल सकते हो, और उस एनर्जी को बेचकर आप उन गांव वालों की इनकम को भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जो कैटल वेस्ट हुआ उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, रूरल लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और फार्मर्स की इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा। फार्मर्स के लिए और जो भी रूरल पीपल हैं उनके लिए इनकम का सोर्स बढ़ेगा, क्योंकि जो भी वहाँ गांव में वेस्ट जनरेट हो रहा है आप उस वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आप उसको सर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यहाँ पर लगा के आप गांव वालों की मदद कर सकते हो। तो गोवर्धन स्कीम का पर्पस क्या है, जो भी वेस्ट हो रहा है, गोबर मतलब वेस्ट, उससे आप क्या कमा सकते हो, धन कमा सकते हो, मतलब मनी कमा सकते हो। और दूसरा ये इसकी मिनिस्ट्री, ध्यान रखना मिनिस्ट्री जल शक्ति लगती नहीं है लोगों को लगता है कोई और मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह की मिनिस्ट्री लगाए जाते हैं। बट इसकी मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री का नाम है सर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
अब इसी स्कीम के अंदर एक और स्कीम अनाउंस है, पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज का कम करें। जो भी हम देखो, जो भी लिक्विड वेस्ट सॉलिड वेस्ट यूज जनरेट करेंगे तो इनको यूज करेंगे एज एन अल्टरनेटिव टू फर्टिलाइजर्स, एज एन अल्टरनेटिव टू केमिकल्स। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो ये काम है पीएम प्रणाम स्कीम का। ठीक है, और ये किसके अंडर आ रही है सर, पीएम वो सॉरी गोवर्धन स्कीम के अंदर। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है तो काइंडली गिव मी ए थम्स अप। समझ में आ रहा तो गिव मी थम्स अप। जिनको कोई डाउट है वो डाउट पूछें, और बाकी लोग आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 26 पर। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान टिल मार्च 2026। इट वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? बताइए सर। तो गवर्नमेंट ने अभी पीएम कुसुम स्कीम जो है उसको मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? देखो, किसान ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, एवं उत्थान मतलब उसका अपलिफ्टमेंट भी किया जाएगा। ठीक है, तो जो फार्मर है तो एनर्जी के थ्रू उसको एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब उसकी जो एनर्जी की कमी है, पावर की कमी है, वो पूरा किया जाएगा किसान के लिए। और दूसरा, उसको अपलिफ्ट किया जाएगा। तो ये दोनों काम कर रही है पीएम कुसुम स्कीम। तो इसको एक्सटेंड कर दिया टिल मार्च 2026। सवाल ये है सर, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? ठीक है, तो डीसी डीसी आंसर आ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है तो उससे एक आंसर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है ना। रूरल डेवलपमेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गांव के एरिया की बात हो रही है। तो देखते हैं सर करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखो, इसके तहत सरकार का पर्पस क्या है? सरकार का पर्पस ये है कि विलेजेस में सोलर पैनल्स लगवाएं। ठीक है, विलेजेस में क्या लगवाएं? सोलर पैनल्स। तो जो गांव वालों की इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वो सोलर पैनल्स पूरी करेंगे। और जो भी एक्सेस में बिजली बनेगी, ठीक है, एक्सेस में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी उसको वो गांव वाले सेल भी कर सकते हैं। तो इससे गांव के लोगों का अपलिफ्टमेंट भी होगा और उनकी जो एनर्जी की कमी है उसको भी पूरा किया जा सकता है। तो ये है आपका कुसुम स्कीम। इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो बिजली खरीदती हैं, तो उनको भी सरकार कुछ इंसेंटिव देगी ताकि वो भी गांव में जाकर किसान से इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर सके। ठीक है, तो जो भी ऐसी बंजर जमीन है जहां पर आपकी खेती बाड़ी नहीं हो सकती, किसान के लिए वो जगह बिल्कुल बेकार है, तो वहां पर सरकार का पर्पज है कि वहां पर हम क्या लगा दें? सोलर पैनल्स लगा दें। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट्स हैं इसके। पहले कंपोनेंट में 10,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी ऐड की जाएगी। ठीक है, 2-2 मेगावाट की कैपेसिटी के सोलर पैनल्स लगा के। फिर उसके बाद सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स लगाए जाएंगे। ठीक है, 20 लाख। फिर उसके बाद जो 15 लाख एग्रीकल्चरल पंप्स है उनको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जाना है। तो इसीलिए सरकार ने इस स्कीम को कब तक एक्सटेंड कर दिया? 2026। ये कुछ उसी तरह का काम है गोवर्धन स्कीम की तरह। उसमें हम वेस्ट को एनर्जी में बदल रहे थे और उसमें जो भी इनकम जनरेट होगी वो गांव वालों के पास जाएगी। सेम यहाँ पर है कि सोलर पैनल से आप अपनी एनर्जी पूरी कीजिए और जो भी एक्सेस में बच जाए उसे आप डिस्कॉम्स को सेल सेल कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कन्या जी, कोई लॉटरी का टिकट आज फिर आप खरीद लीजिए। आज लग रहा है दिन अच्छा है आपका। चलो, नीमे जी का आज दिन खराब है ना।
हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तो ये सर आपका पीएम कुसुम स्कीम। तो इसमें भी हमने दो चीजें देखी, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव और दूसरा मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वेल आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूटीज हैव लॉन्च्ड अ न्यू एनवायरमेंटल इनिशिएटिव मेरो रुख मेरो संतति। एक नया एनवायरमेंटल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, मेरो रुख मेरो संतति, किस स्टेट ने लॉन्च किया है, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल या फिर सर वेस्ट बंगाल। देखिए जिनके गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सब लोग सीखने के पर्पज से यहाँ पर आए हुए ना, तो यहाँ जितनी गलती करनी है बस यहाँ कर लो। पर्पज क्या है, जितनी गलती करनी है यहाँ पर कर लो ताकि एग्जाम में गलत ना हो। मेरो रुख मेरो संतति, ये इनिशिएटिव सर किसने लॉन्च किया, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल या फिर सर वेस्ट बंगाल। नेपाली भाषा लग रहा है तो मतलब सिक्किम लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गेन टाइम बस जा रहे हैं डी की तरफ तुक्का लगाने, बाकी सब ए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलो जी कोई बात नहीं। तो ये रहा करेक्ट आंसर, सिक्किम। ठीक है, आज सुकन्या जी का वाकई में दिन बहुत अच्छा है। तो करेक्ट आंसर इज है सिक्किम, ठीक है, 27 का। तो वहाँ के जो आपके सीएम साहब हैं मिस्टर प्रेम सिंह तमांग जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, मेरो रुख मेरो संतति। इसका मतलब क्या है, प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी। ठीक है, इसमें पर्पस क्या होगा, हर बच्चे के जन्म के बाद 100 ट्रीज लगाए जाएंगे। सरकार क्या करेगी, हर बच्चे के जन्म पे 100 पेड़ लगाएगी। तो आप सोचो जितने जन्म होते जाएंगे 100 पेड़ लगते जाएंगे, तो वो बच्चे की लेगेसी भी मेंटेन होगी कि हाँ इस बच्चे के जन्म पे ये 100 पेड़ लगाए गए थे। तो इससे होगा क्या, आप इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा ही कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के। ठीक है, हाँ जी सुकन्या जी बिल्कुल, आपको देखो इसी तरह के लॉजिक लगाने होते हैं ना, और ये सारे लॉजिक तभी काम करते हैं जब आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही लॉजिक लगाया आपने, इसी तरह से आपको लॉजिक लगाते चलना है। ठीक है, चलो जी इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में। Recently, the Deep Ocean Mission has been allocated rupees 600 crore in the Union Budget 2023 से 24. It was launched by which of the following ministries or organization? डीप ओशन मिशन हम कई बार पढ़ चुके हैं सर, जब से चल रहा है तब से पढ़ चुके हैं। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अभी इसके लिए अभी का जो बजट पास हुआ उसमें 600 करोड़ रुपए 600 करोड़ अलॉट किए गए इस मिशन को। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है डीप ओशन मिशन, बताइए सर। ये वाला गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन, बताइए सर। चलो जी बिल्कुल, इस बार डी आंसर नहीं है भैया। ये डीप ओशियन मिशन है ना, ये पोर्ट्स का रिलेटेड नहीं है। ये डीप ओशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को हैंडल कर रही है। इसमें करा क्या जाएगा, ओशियन के नीचे जो मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है, ओशन के नीचे अगर आप जाओगे
तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या है? इस तरह का एक पूरा एक रॉक का मतलब एक पूरा ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप में कई अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिनरल्स आपको ओशन के गहराई में पाए जाते हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये डीप ओशन मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये मैन मेड मिशन होगा, मतलब इसमें क्या होगा, एक इंसान, एक समुद्रयान बनाया जाएगा, एक व्हीकल, उस व्हीकल में बैठ के एक इंसान इस ओशन को एक्सप्लोर करने जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा आ रही है, तो 5 साल से इस पे काम चल रहा है। और इट इज अ मिशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये मिशन देखो, डीप ओशन में जाके एक इंसान को डीप ओशन में भेजना और वहां पे एक्सप्लोरेशन करना, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है। यूएस के पास है, रशिया के पास है, फ्रांस के पास है, जापान के पास है और चाइना के पास है। तो ये टेक्नोलॉजी रखने वाला इंडिया अब दुनिया का 6th कंट्री हो जाएगा। इंडिया विल नाउ बी द 6th कंट्री टू हैव इट, ठीक है। तो हम वी विल बी द 6th कंट्री टू हैव दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल मार्शल जी, आज खाना भी मत खाना, पता नहीं किसने क्या मिला दिया हो खाने में, ठीक है। तो ऐसे बिना खाना खाए सो जाना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। अभी जो हमारे ये होने हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023, तो इसका मैस्कट, थीम सॉन्ग, जर्सी, ये सब अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 किस स्टेट या यूटी में होने वाले हैं? लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? बताइए सर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 किस स्टेट या यूटी में होने वाले हैं? मार्शल जी, आज आप एक काम करो, आज आप सुकन्या को फॉलो कर लो। सुकन्या जी को फॉलो कर लो आप, उनका दिन अच्छा चल रहा है। और नेमी जी का दिन बस जस्ट टच होके जा रहा है। चलो जी, तो जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो आपका जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड एडिशन है, यानी कि मतलब पहले 2 बार भी हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज भारत सरकार करती है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो अब चूंकि ये जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो इस बार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ साथ आपका जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल भी इन्वॉल्व होगी, और साथ ही साथ जो विंटर गेम्स एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर की, वो भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो चलो, ये भी हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। Recently, Maharashtra has topped the list in sales of electric vehicles across all segments which have availed of the FAME 2 subsidy, ठीक है। फेम इंडिया स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? देखो, फेम एक स्कीम चल रही है भारत सरकार की, है ना। फेम स्कीम के तहत भारत सरकार का पर्पस क्या, 2019 के बजट में इसे अनाउंस किया था। इसका पर्पस ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उनमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है सरकार। अभी जो भी एक्चुअल रेट होगा उस पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं मिलते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ ना कुछ उस पर सब्सिडी लगा के रखती है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके उसमें फेम स्कीम के तहत सरकार क्या प्रोवाइड कर रही है सर? आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो सवाल ये है कि जो फेम स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? बताइए सर। फेम इंडिया स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री कर रहा है?
चलो मार्शल जी, खाता खुल गया आपका, इस बात की हमें खुशी है। फेम स्कीम सर आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है बताइए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग तो मुझे लग रहा है वीडियो ऑन करके कहीं खाने पीने निकल जाते हैं, या किसी और ज़रूरी काम में मुब्तला हो जाते हैं, आंसर नहीं देते हैं। चलो जी, करेक्ट आंसर इज बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। जो फेम स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है? वो आ रही है सर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। तो इस स्कीम में देखो, सारे टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, ऑटो हो, पैसेंजर फोर व्हीलर हो, आपका लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रिक बसेस हो, सभी कुछ कवर है ना। हर इलेक्ट्रिक गाड़ी कवर है। इसमें हाइब्रिड गाड़ियां भी कवर हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी कवर है। हाइब्रिड गाड़ी कैसी होती है? हाइब्रिड व्हीकल्स वो होते हैं जो आपका फ्यूल पे भी चलते हैं, मतलब डीजल या पेट्रोल पे भी चलेंगे, साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रिसिटी से भी वो चल सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों व्यवस्था है तो वो सिस्टम कहलाता है हाइब्रिड। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि आप सोचो उसमें फ्यूल की भी व्यवस्था हमने कर रखी है और इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था कर रखी है, तो इसलिए इसका सिस्टम हैवी हो जाता है। तो हैवी गाड़ियों में अभी इसको नहीं लगा रहे हैं, जैसे बसेस वगैरह में हाइब्रिड सिस्टम नहीं चल रहा है। जो लाइट व्हीकल्स हैं अभी हाइब्रिड सिस्टम उसी में चल रहा है। हाइब्रिड सिस्टम में एक और चीज होती है, एनर्जी कंजर्व काफी हो जाती है। जैसे कि ये क्या करते हैं, मान लो आप ब्रेक लगाते हो है ना, तो गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हो तो उसमें निकलने वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी लॉस को भी ये कंजर्व कर लेता है, बैटरी में स्टोर कर लेता है। तो ये हाइब्रिड व्हीकल्स के कुछ फायदे हैं। तो सरकार चाहती है या तो आप हाइब्रिड व्हीकल खरीदो या फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, तो उसी के लिए सरकार डिफरेंट तरीके से आपको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। तो फेम की जो फर्स्ट फेज थी वो 2015 में स्टार्ट हुई और 2019 तक में चली। फिर सेकंड जो फेज है 2019 अप्रैल में स्टार्ट हुई, क्योंकि 2019 के बजट में ये अनाउंस हुई थी और 2022 तक इसे कंटिन्यू किया गया। और अब सरकार ने डिसाइड किया इसको 2024 तक हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फेम स्कीम एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी देने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो कन्या जी ने तो आज वाकई में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। देखिए, लिखिए कम डेविड जी, लिखिए कम ना, बिल्कुल लिमिटेड बात लिखो है ना, ये पूरा आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट्स में इसको बनाना है। और चाहो तो लिखने वाला काम आप बाद में भी कर सकते हो ना, क्योंकि वीडियो तो आपके पास आ ही जाता है और पीडीएफ भी कुछ टाइम में आपको मिल ही जाता है। तो कोशिश करिए, सुनिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। लिख रहे हैं अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको शॉर्ट में लिखना है बिल्कुल ना। ओके, बढ़िया। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 31। NISAR, Earth Observation Satellite, recently seen in news, is jointly developed by ISRO and which of the following space agency? ये निसार मिशन के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। निसार मिशन आज से नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। तो इसमें ये पूछ रहा है ये इसरो प्लस दूसरी कौन सी स्पेस एजेंसी है जो इसमें काम कर रही है। बताइए सर, इसरो और कौन सी स्पेस एजेंसी मिलकर निसार बना रहे हैं? चलो जी, ये वैसे आसान है। तो डी आंसर आ रहा है। ओके, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? मार्शल जी, आपका क्या कहना है इस बारे में?
ये तो आसान सवाल है सर। चलो करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज नासा, ठीक है। तो जो आपका निसार मिशन है, निसार मिशन ये नासा प्लस इसरो का मिशन है। इसका एक्चुअली नाम ही यही है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है। तो एक रेडार डेवलप कर रहे हैं इसके तहत, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, निसार। एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात चल रही है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होगा, निसार के तहत हमें पूरे ग्लोब को मैप करना है 12 दिन में, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हमें निकालने हैं, जैसे अर्थ की इकोसिस्टम में चेंजेस, आइस मास में चेंजेस, वेजिटेशन हो, सी लेवल राइज हो, ग्राउंड वाटर हो, है ना, कुछ नेचुरल हैजार्ड जैसे अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, इन सब की हमें क्या करनी है, मैपिंग करनी है। तो इस मैपिंग के लिए नासा और इसरो मिलके क्या कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं। नासा और इसरो मिलके कोलैब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके जो मिशन मिशन चला रहे हैं, इसको कह रहे हैं निसार मिशन, ठीक है सर। क्लियर है कि नहीं है? आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर, बताइए। देखो प्राइम मिनिस्टर के आसपास डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स देखने को मिलती हैं, जैसे देश की सिक्योरिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। इसी तरह से साइंस की भी एक अलग काउंसिल होती है ना। इसी तरह से इकोनॉमी के मैटर्स पे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनती है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए प्राइम मिनिस्टर के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट एडवाइजरी काउंसिल्स क्रिएट होती हैं, है ना। तो इसमें वो पूछ रहा हूँ अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द EACPM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर, बताइए सर। अभिजीत बैनर्जी। ये देखो तुक्का थोड़ा ध्यान से लगाओ ना तुक्का। अभिजीत बैनर्जी कहाँ पहुंच गए? अभिजीत बैनर्जी तो वो है आपका, क्या कहते हैं, जिसने आपका वो अभी नोबेल प्राइज जीता था। वो कहाँ आएगा प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने? वो मस्त मस्त है, अपना फॉरेन कंट्री में खुश है, ठीक है। चलो तो अब करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर इज शमिका रवि, ठीक है। उनको अभी अपॉइंट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। देखो ये काउंसिल किसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है ना, ना ही इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी लॉ पास हुआ है। इसीलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका एक ही मकसद है कि टू गिव एडवाइस ऑन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इश्यूज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये इसका मेन काम है। तो जैसे इन्फ्लेशन हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गया, इस तरह के मैटर्स पे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे। और इनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा, लॉजिस्टिक काम होगा, प्लानिंग होगी, बजट होगा, तो इनकी मदद के लिए, ठीक है, इनको जो भी जरूरत की सामान की जरूरत होगी, तो इनकी मदद कौन करता है? नीति आयोग मदद करता है, ठीक है। इनको कुछ भी सरकार से चाहिए तो ये किसके थ्रू जाएंगे? नीति आयोग के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है वो दो रिपोर्ट्स निकालता है, वो उस पे सवाल बन सकता है, ठीक है। शमिका रवि पे बने ना बने, ये रिपोर्ट्स पे सवाल बन सकते हैं कि ये दो कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो एक तो हो गया सर आपका एनुअल इकोनॉमिक आउटलुक, और एक हो गया आपका रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो एनुअल इकोनॉमिक आउटलुक, रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी, दीज आर योर टू, कह सकते हो, रिपोर्ट्स दैट आर पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है सर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये था सर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं सर। रिसेंटली रुपीज 477.25 crore have been approved under the Startup India Seed Fund scheme. It is implemented by which of the following ministries?
देखो स्टार्टअप से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप आसानी से बता सकते हो, ये सवाल नया नहीं है, ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, देखो सीड फंड क्या होता है, सीड फंड का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो वो जब उसे चाहिए होता है पैसा, उसे हम कहते हैं फंड, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो जैसे आपको एक पौधा ग्रो कराना है तो आप उसे क्या देते हो, सीड देते हो। इसी तरह से जब कंपनी स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए होता है तो वो एज ए सीड काम करता है उस कंपनी के लिए, क्योंकि आप उसमें सीड लगाओगे तभी तो वो ग्रो 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 करेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्ट करने के लिए जब कोई इन्वेस्टर एक कंपनी को पैसा देता है तो उस पैसे को हम कहते हैं सीड फंड, ठीक है। तो इसी सीड फंड के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, फिर देखो बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सर क्यों लगा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का तो कोई लेना देना नहीं है इससे। यहाँ हम स्किल देने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कंपनीज को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट तो कहीं से नहीं लग रहा, अगर थोड़ा भी आप लॉजिक लगाओ। देखो इंडस्ट्री डेवलप करने की बात हो रही, कंपनी डेवलप करने की बात हो रही, कंपनी से रिलेटेड दो ही मिनिस्ट्रीज आपकी रिलेट हो सकती हैं, या तो कॉमर्स इंडस्ट्री हो सकती है, कॉर्पोरेट अफेयर्स। ना ही स्किल डेवलपमेंट होगा ना ही फाइनेंस होगा। तो ए या फिर सी में से सर कोई एक आंसर होगा। अब जब भी आपके पास एग्जाम में चार ऑप्शन में से दो एलिमिनेट हो जाएं और दो ऑप्शन बचे तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा तुक्का लगाओ, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी सही होने की 50-50% हो जाती है, ठीक है। चलो जी करेक्ट आंसर देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये स्कीम इनिशिएट की गई है। देखो पूरा सरकार का जो इनिशिएटिव है वो है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। तो उसी के अंडर ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत सरकार ऑब्वियसली बात है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो सरकार को बताएंगे है ना कि हमारा ये आइडिया है, ये हमारा प्रोटोटाइप है, तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ लोन्स अप्रूव करेगी, ठीक है। कंपनीज विल बी अलाउड to obtain loans from commercial banks or financial institutions or raise funds from angel investors or venture capitalists। तो ये सीड फंड अरेंज करने में सरकार उन कंपनीज की मदद करेगी, ये पर्पज है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इंडिया के इंटरनल लेवल पे ट्रेड को डेवलप करने के लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है उसे डीपीआईआईटी कहते हैं, ठीक है। तो ये डीपीआईआईटी इसको इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा, पूरा इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यू हाँ जी, यूपीएससी में निगेटिव मार्किंग होता है उसमें आपका जैसे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और गलत करने पे 2 मार्क्स का 2/3 कट जाता है, यानी 4/3 उसमें निगेटिव होता है। मतलब करेक्ट करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, आप अगर आपने गलत कर दिया तो -1.33 आपका डिडक्ट हो जाता है, ठीक है सर। चलो जी, तो यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। तो आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे के सर क्वेश्चन फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में, ठीक है सर। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।